बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगा दिया है। कहा पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है, इसलिए पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से तमाम दरामदात पर 10% और 60 ममालिक पर इजाफी टैक्स नाफिज कर दिया। जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए। भारत पर 26, बांग्लादेश पर 37, बरतानिया पर 10, यूरोप पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और तुर्की पर 10% जवाबी टैरिफ आयद किया गया है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, अगर कोई मुल्क चाहता है कि टैरिफ रेट सिफर कर दिया जाए तो उसे अपनी मसनूआत अमरीका में तैयार करना होंगी, क्योंकि यहाँ कोई टैरिफ नहीं है। कहा आज से अमरीका की मौशी आज़ादी का आगाज हो गया है। अमरीका वजीर ख़जाना स्कॉट बेसिनेट ने कहा कि टैरिफ आयद किए जाने के खिलाफ ममालिक इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करें। एक बयान में अमरीकी वजीर ख़जाना ने कहा कि उनका हर मुल्क को मशवरा है कि जवाबी कार्रवाई ना करें। अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से कशीदगी मजीद बढ़ेगी। चीन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी इक्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार देते हुए उन्हें मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। चीनी वजारत तिजारत की तरफ से जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया कि अमरीकी टैरिफ आलमी इक्तिसादी तरक्की के लिए खतरा है। अमरीका नए टैरिफ फौरी तौर पर मनसूख करे। नए टैरिफ से खुद अमरीकी मफादात और आलमी सप्लाई चीन को नुकसान पहुंचेगा। अमरीका तिजारती शराकत दारों के जरिए इख्तलाफात को मुनासिब तरीके से हल करे। अमरीका की जानिब से जवाबी टैरिफ लगाने पर मुख्तलिफ ममालिक का रद्द अमल भी सामने आया है। कनाडा के वजीर आज़म का अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इकदाम का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म ने अमरीका को जवाबी टैरिफ गैर ज़रूरी करार दे दिया। इतालवी वजीर आज़म ने कहा यूरोपीय यूनियन पर अमरीकी टैरिफ गलत है। आयरलैंड के वजीर आज़म ने कहा यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। बरतानवी वजीर तिजारत ने कहा अमरीकी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक्तसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी अखबार ने इंकशाफ किया है कि एलॉन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से दस्तबरदार हो रहे हैं। एक अमरीकी अखबार ने भी एलॉन मस्क के हुकूमती किरदार से दस्तबरदार होने का इंकशाफ किया है। अखबार का कहना है ट्रंप ने अपनी काबीना और करीबी अफराद को मस्क के मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक आगाह कर दिया है। अखबार के मुताबिक एलॉन मस्क और सदर ट्रंप ने फैसला किया है कि मस्क अब दोबारा अपने कारोबार को देखेंगे। सदर ट्रंप ने एलॉन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। हुकूमती किरदार से दस्तबरदारी की मस्क की टीम या व्हाइट हाउस ने तस्दीक नहीं की। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने खिताब में अवाम को सरप्राइज़ देंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। शहबाज शरीफ अहम फैसले करने का ऐलान करेंगे और दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से आज बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान भी मुतवक्के है। शहबाज शरीफ ने कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों को मुलाकात के लिए बुला लिया है। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद में लेंगे। इजलास में एक्सपोर्ट और दीगर मौशी इशूज़ पर भी ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले कारोबारी बरादरी के वफ़द में 336 बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। पावर डिवीजन के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज बिजली की कीमत में 6 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी का ऐलान कर सकते हैं। इसकी गुंजाइश IPPs माहिदों के खात्मे और तरमीम से निकली है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक 29 IPP से बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, जबकि इसके नतीजे में 3,498 अरब रुपये की बचत होगी। हुकूमत की मुल्क भर में बिजली पर फ़ी यूनिट सब्सिडी बढ़ाने की भी तजवीज़ सामने आई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे और इंशाअल्लाह कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म का खिताब 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह का करम होगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत कौमी खिदमत को अवलीन फ़र्ज समझती है। इंशाअल्लाह तामीर और तरक्की और मौशी बहाली का सफ़र जारी रहेगा।
जराये के मुताबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मना लिया है। मुज़ाकरात पर नीम रजामंदी के बाद बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ को ही दे दिया। तय पाया कि किसी पेशरफ्त से पहले तक इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को खुफिया रखा जाए। जराये का ये भी कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए आने वाले चंद दिनों में अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से एक और मुलाकात मुतवक्के है। आज अली अमीन गंडापुर की तकरीबन 1.5 माह बाद बानी PTI से अडयाला जेल में 2.5 घंटे मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इदारों से टकराव और सोशल मीडिया पर पार्टी क़यादत पर बेजा तनकीद पर बातचीत हुई। अली अमीन गंडापुर ने सूबाई मामलात पर बानी PTI को ब्रीफ किया। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ मीडिया से कोई बात किए बगैर अडयाला जेल से रवाना हो गए। अलीमा खान ने बानी PTI से चंद मखसूस लोगों की मुलाकात पर एतराज़ उठा दिया है। अलीमा खान के मुताबिक जेल हुकाम ने कहा था ईद की छुट्टियों में बानी PTI से फैमिली अरकान की मुलाकात नहीं हो सकती। आखिरी बार बानी PTI के अहले खाना उनसे 20 मार्च को मिले थे। 27 मार्च को उन्हें अपने भाई से मुलाकात नहीं करने दी गई। अलीमा खान ने कहा यह कैसे मुमकिन है कि हमें मिलने ना दिया जाए और चंद अफराद की मुलाकात करवा दी जाए। क्या गैजेट तातीलात पर पाबंदी सिर्फ अहले खाना के लिए है? अलीमा खान ने कहा कि उन्हें अपने भाई से नहीं मिलने दिया गया और ना ही उनके बेटों से बात करवाई गई है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI खुफिया NRO मांग रहे हैं। समाजी मीडिया पर पैगाम में तंजिया लिखा कि डट के रो रहा है कप्तान, वो मान नहीं रहा लेकिन कौन। अज़मा बुखारी ने यह भी लिखा कि दे जा वे सखिया राह खुदा। अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर सैफ की बानी PTI से मुलाकात से मुतालिक गलत खबरें चल रही हैं। वकास अकरम ने कहा कि बानी PTI को मुज़ाकरात के लिए कायल करने नहीं गया था। शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए किसी को कोई टास्क नहीं दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है 4 अप्रैल को सूबाई सेशन में बहुत सी चीज़ें देखने को मिली हैं, कुछ अहम होने वाला है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा वज़ीर आला KP नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कुछ और बाहर कुछ और बोलते हैं। तहरीक इंसाफ को पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी का जब इजलास भी था उसमें कोई भी ऑपरेशन का जिक्र नहीं। जब CM साहब बाहर निकलते हैं नेशनल सिक्योरिटी के इजलास से तो उसमें जो है वो कहते हैं कि जी हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो वहाँ पर तो आपने अफगानिस्तान की बात भी नहीं की, आप डेलीगेशन लेके जा रहे थे तो ये था कि वहाँ पर आप उनको एतमाद में लेते। जब बाहर आते हैं एक और स्टेटमेंट देते हैं, जब अंदर होते हैं कोई और स्टेटमेंट देते हैं कि सूबे को इन्होंने लूट लिया है। तो अगर आज वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो करप्शन के लगा रहे हैं ना। कोई कहता है गंदम खा गया है, कोई कहता है नौकरियाँ बेच रहे हैं, कोई कहता है फ़ंड खा गया है। तो हम तो कह रहे थे लेकिन अपने पार्टी के लोग अब कह रहे हैं कि यहाँ पे स्कैंडल्स हैं। तो पहले मैं कहता हूँ कि अपोजिशन इत्तेहाद बनने से पहले PTI को पहले अपने अंदर जो है इत्तेहाद कायम करना चाहिए। अब KP चैप्टर जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को गाली निकालता है। इस्लामाबाद चैप्टर कहते हैं मौलाना साहब हमें लीड करे इत्तेहाद में, अपोजिशन में। जो जेल में उनका बानी चेयरमैन है इनको इसी तरह डायरेक्ट करता है। एक को कहता है आप गाली निकालें, दूसरा कहता है कि आप ऐसी बातें करें। अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी के लिए दी गई डेडलाइन ख़त्म होने के बाद वापसी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। ईद उल फितर की वजह से अफगान महाजरीन को वापस भेजने का अमल शुरू ना हो सका। लंडी कोतल में अफगान महाजरीन की वापसी के लिए कैंप में काम जारी है। ईद के 3 रोज़ के दौरान सिर्फ 105 अफराद पर मुश्तमिल 5 ख़ानदान वापस जा सके। अफगान महाजरीन को वापस भेजने का अमल 1 अप्रैल से शुरू होना था। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की कुल तादाद 7,09,000 से 278 है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के 43 कैंप हैं जिनमें 3,44,908 अफगान रिहाइश पजीर हैं। अफगान सिटीज़न कार्ड रखने वाले अफगान महाजरीन की तादाद 3,07,647 है और 2013 से अब तक 4,65,000 अफगान महाजरीन तोरखम के रास्ते वापस जा चुके हैं। बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी ने 19 मार्च को पुरतशद्दुद एहतजाज किया जिस पर ज़िला इंतज़ामिया को BYC की क़यादत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना पड़ी। तफसीलात देखिए सलमान अशरफ की रिपोर्ट में। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद, DIG कोयटा एतजाज अहमद गुराया और DC कोयटा साद बिन असद का कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों की लाशों को ज़बरदस्ती से हस्पताल से ले जाया गया।
जिस पर इंतजामिया हरकत में आई। इसके अलावा मुजाहिरीन ने पुरतशद्दुद एहतजाज में सरकारी व निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। उनकी डेड बॉडीज़ ली, वहाँ से अस्पताल के जो मॉर्चरी थी उसको तोड़ा गया। जो सुराब के अंदर कलात में FC पे एक खातून ने खुदकुश किया, उनकी रिमेन्स जो बाकी थी उनमें से भी कुछ चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ से बाय फोर्स पुलिस और जो अस्पताल इंतज़ामिया थी उनको मार पीट कर और वो सारा करके वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठाने की कोशिश की गई और वो उठाई गई, जिस पे लॉ इन्फोर्समेंट ने और स्टेट ने एक पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस तरह से नहीं होता कि दहशतगर्दों की आप ग्लोरिफिकेशन करें, उनकी डेड बॉडीज़ उठाकर वहाँ पे नारे लगाएं। उनकी डेड बॉडीज़ को रास्ते में इंटरसेप्ट किया गया और वो लाया गया, जिसके बाद इस शहर में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई। धरने का ऐलान किया गया, जलसे का ऐलान किया गया। BNP के लॉन्ग मार्च के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कोयटा में दहशतगर्द हमले का खतरा मौजूद है, जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च को कोयटा आने से पहले रोकने का फैसला किया गया था। इसके अलावा मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद करना पड़ी है। BNP के साथ धरने के मामले पर मुज़ाकरात जारी हैं। पहले दिन से बलूचिस्तान हुकूमत की पोजीशन बहुत वाज़ेह है कि राइट टू प्रोटेस्ट आइनी तौर पे किसी भी सियासी जमात या ग्रोह का हक है, लेकिन उसने कहाँ पर प्रोटेस्ट करना है और कैसे प्रोटेस्ट करना है, राइट टू असेंबल का फैसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। गो कि माजी में भी BYC ने कभी से तस्लीम नहीं किया और वो जो पिछला एहतजाज था उसमें भी तस्लीम नहीं किया। इंतजामिया ने खबरदार किया कि किसी को भी एहतजाज और धरनों के नाम पर सरकारी और अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और सारे मामलात को अफाम तफहीम से हल किया जाएगा। कैमरामैन अकमी रॉजर के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने आज कोयटा की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया है। मस्तूंग में लगपास के मकाम पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एहतजाजी धरना छठे रोज भी जारी है। पार्टी सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की क़यादत में जारी धरने में पार्टी के मरकजी और ज़िलाई रहनुमाओं समेत कारकुनान भी शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और सीनियर कानूनदान MNA लतीफ़ खोसा ने कोयटा पहुँचने के बाद मस्तूंग में BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात और लॉन्ग मार्च में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रऊफ अतान ने धरने के मकाम पर सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात की। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने जुमेरात को कोयटा की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया है। BNP के सरबराह और धरने के शुरका का मुतालिबा है कि डॉक्टर महरंग बलोच समेत बलोच यकजहती कमेटी के तमाम गिरफ्तार खवातीन को रिहा किया जाए। महमूद खान अचकजई का कहना है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, यहाँ एक मुत्तफ़िका आइन है। इस आइन ने पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अक़वाम को इकट्ठा कर रखा है और आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन सज़ा मुकर्रर होने के बावजूद आइन का मजाक उड़ाने वालों को कानून से मुबर्रा करार देना काबिल कबूल नहीं है। ईद के मौके पर अपने घर आने वाले शहरियों से बातचीत करते हुए चेयरमैन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकजई का कहना था, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहाँ ना कोई फातेह है और ना ही कोई मफ्तू है। मुल्क की मुख्तलिफ कौमियतों को आइन ने जोड़ रखा है, मुख्तलिफ कौमों को सिर्फ एक चीज़ ने इकट्ठे कर रखा है और वो है आइन। आज इसी आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरी जानिब तर्जुमान पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मुताबिक पार्टी के ज़ेर एहतमाम आज पिशीन फुटबॉल स्टेडियम में जलसा होगा। जलसे से पार्टी चेयरमैन और तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकजई खिताब करेंगे, जबकि तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक में शामिल दीगर पार्टियों के रहनुमा भी शिरकत करेंगे और खिताब भी करेंगे। आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर के नवाही इलाके खड़ी शरीफ में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की बोसीदा और खस्ता हाल इमारत किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का बायस बन सकती है। हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार ये स्कूल मासूम बच्चों के लिए खतरा बनता जा रहा है। सैयद आबिद हुसैन शाह की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी
वजीर बरकियात चौधरी अरशद हुसैन और वजीर फिजिकल प्लानिंग चौधरी यासिर सुल्तान जैसे बासर शख्सियात के शानदार घरों के दरमियान खंडर नुमा ये गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल एक बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमती बेइसी और महकमा तालीम की नाकामी का वाज़ह सबूत है। साल 2000 में तामीर होने वाला ये स्कूल 2005 के औलाक ज़लज़ले में शदीद मुतासर हुआ, लेकिन इसके बावजूद 2019 तक बच्चे इसी मखदूश इमारत में खौफ के साए तले तालीम हासिल करते रहे। ये भी स्कूल 2005 और 19 के ज़लज़ले में मुतासर हुआ, लेकिन किसी भी हुकूमत ने, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुई, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। 2019 में आने वाले ज़लज़ले ने स्कूल की बाकी मानदा इमारत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। बुनियादी सहूलियात, बिजली, पानी और छत से महरूम ये मासूम बच्चे खुले आसमान तले असूल तालीम के लिए मजबूर हैं। माहिरीन तालीम के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में ऐसे मुतअद्दिद स्कूल मौजूद हैं जो हुकूमती अदम तवज्जोही का शिकार हैं। इसको केस स्टडी के तौर पे जब आप लेंगे, आप देखेंगे कि ये स्कूल जो है ये सदर रियासत इज़्ज़त माब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के घर के सामने वाली गली में वाक़या। तो आप जब इसकी ये हालत देख रहे हैं तो बाकी यहाँ पे चढ़ोई के इलाकों में ऊपर जो सीज फायर लाइन के इलाके हैं उनके स्कूलों को आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस कंडीशन में होंगी। दूसरी जानब महकमा तालीम के हुक्काम का कहना है कि स्कूल की इमारत ज़लज़ला से मुतासर हुई थी, जल्द इसकी तामीर का काम शुरू हो जाएगा। ये जो ज़लज़ला आया था 2019 में, उसमें ये इमारत जो थी वो मुतासर हुई। हमने महकमे को लिखा हुआ है कि इसको दोबारा तामीर करें, तो आपको पता चलेगा कि महकमा इस सिलसिले में बहुत फ़ाल किरदार अदा कर और इंशाल्लाह जल्द वर्क आर्डर जारी होकर ये तामीर जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अहले इलाका का कहना है कि यह स्कूल गुज़िश्ता 20 सालों से हुकूमती बेइसी का मुंह बोलता सबूत है। हालांकि सदर आज़ाद कश्मीर और 2 वज़रा इसी इलाके में रिहाइश पजीर हैं। मकामी अफराद को उम्मीद है कि हुक्काम बाला जल्द इस स्कूल की तामीर का आगाज करेंगे ताकि मासूम बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन शहबाज बुखारी के साथ आबद हुसैन शाह, जियो न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। T20 के बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी ना जीत सका। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने 84 रन से जीतकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। 292 के रन के ताकुब में पाकिस्तान टीम 208 रन पर ना सकी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। 71 रन पर दोनों ओपनर्स आउट हो गए। 132 रन पर न्यूजीलैंड की आधी टीम आउट हो गई। मिचेल हे ने मोहम्मद अब्बास के साथ 77 रन की शराकत लगाई। मोहम्मद अब्बास 41 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल हे ने 99 रन नॉट आउट बनाए, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। न्यूजीलैंड का स्कोर 8 विकेट पर 292 रन रहा। वसीम जूनियर और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बैटर्स बुरी तरह नाकाम हुए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1, इमामुल हक 3, कप्तान मोहम्मद रिजवान 5 और सलमान अली आगा 9 रन बना सके, लेकिन ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ रन बनाते रहे। हारिस रऊफ 3 रन पर कंकशन का शिकार हुए। उनकी जगह नसीम शाह बैटिंग के लिए आए। नसीम शाह और फ़हीम अशरफ ने 60 रन की पार्टनरशिप लगाई। फ़हीम अशरफ ने 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 73 रन बनाए। नसीम शाह ने 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 91 रन बनाए। बैन सेयर्स ने 5 और जैकटवी ने 3 विकेटें हासिल की। 84 रन की कामयाबी के बाद न्यूजीलैंड ने सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। तीसरा वनडे 5 अप्रैल को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना है, जिन पिचेस पर स्विंग और बाउंस होता है वहां पर हमारी टीम बिल्कुल फारिग हो जाती है। हमारे बैटर्स कमर से ऊपर वाली बॉल नहीं खेल पा रहे। वाइड बॉल क्रिकेट में दुनिया के क्रिकेट के साथ चलना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट को खैर काफी 2033 के वर्ल्ड कप से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट बनाए जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा हो सके, डोमेस्टिक में इम्प्रूवमेंट लेके आए। हमेशा न्यूजीलैंड में अगर पुराने मैचेस देखेंगे इतना बाउंस नहीं मिलेगा। स्विंग और बाउंस के साथ बिल्कुल ही फारिग हो जाते हैं हम लोग। मोस्टली हमारे प्लेयर्स कमर के कमर से ऊपर जो बॉल जाती है उसको नहीं खेल पा रहे, और आज भी ऐसे ही हुआ है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा सोचो विचार की जरूरत है कि हमें अपने क्रिकेट को कैसे बेहतर करना है। बाहर के 8 प्लेयर को बाहर से लेके आए, 34 प्लेयर विद इन 4 मंथ खेल गए पाकिस्तान के। तो इसका मतलब है कि आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारे कौन से प्लेयर ज्यादा मतलब व्हाइट बॉल से खेलने के लिए आते हैं, तो उसमें फिर आपको दुनिया के साथ चलना पड़ता है। उसके आपको पास बाउंस भी चाहिए, आपको ब्रेक भी चाहिए, आपको सीम भी चाहिए, तो उसके लिए शायद हमारे प्लेयर तैयार नहीं है मैच तौर पर।
खेलों की चमचमाती ट्रॉफियां बनाना एक आर्ट है। लाहौर के माजिद नवाज को क्रिकेट समेत दीगर खेलों के इंटरनेशनल मुकाबलों की 100 से ज़ायद ट्रॉफीज़ बनाने का एजाज़ हासिल है। PSL स्क्वॉश और कबड्डी वर्ल्ड कप की ट्रॉफीज़ बनाने वाले माजिद नवाज का दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना हदफ है। उनकी ख्वाहिश है हुकूमत भी अवार्ड से नवाज कर उनके आर्ट की पजीराई करे। मैंने अपने वालिद साहब के साथ स्टार्ट किया था 1992 से, तो तब से लेके आज तक अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उस ज़माने में कंप्यूटर भी नहीं था और सब चीज़ें डिज़ाइन वगैरह हाथ से बनते थे, स्केच बना के हम क्लाइंट को दिखाते थे। 2005-6 में इंग्लैंड सीरीज़ थी। उस ज़माने में आपको याद होगा कि अर्थक्वेक भी आया था पाकिस्तान में और डोनेशंस भी काफ़ी चली थी। फिर वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ हुई, उसके बाद फिर बांग्लादेश आई, UAE ट्रॉफी जाती रहीं, वो भी मेरी डिज़ाइन थी उसमें। फिर जब पाकिस्तान वापस ये आई, बेशुमार ट्रॉफीज़ हैं, तकरीबन कोई 100 से ऊपर इंटरनेशनल ट्रॉफीज़ बन चुकी हैं। उसमें ये नहीं कि हमारे अपने लोकल कोई ऑर्गेनाइजेशन ने बनवाई हो, उसमें UAE बोर्ड भी बनवाता रहा हमसे, कीनिया ने भी बनवाई है, अपने बांग्लादेश ने भी बनवाई है। ये सिवाय इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के तकरीबन सब के हमारे ट्रॉफीज़ जो है ना यहाँ से मुझसे बन के गई हैं, वेस्ट इंडीज़ तक मुझसे बन के गई हैं ट्रॉफीज़। PSL के ट्रॉफ़ी और उसके सोविनियर्स, उसके अवार्ड्स वो हमने 2019 में हमने बनाए थे इसके लिए। 2013 में ICC अवार्ड्स हुए थे लाहौर में, उसके अवार्ड्स बनाए थे। 2003 में वर्ल्ड ओपन स्क्वॉश हुई थी पाकिस्तान में और उसका वर्ल्ड कप बनाने का एजाज़ भी मेरे पास है। जब ट्रॉफीज़ बन रही होती है पहले तो उस वक्त बड़ी खुशी होती है कि ये एजाज़ हमारे पास है कि हम एक ट्रॉफ़ी बना रहे हैं और एक ये नेशनल भी नहीं इंटरनेशनल एक इवेंट होता है। फिर जब ट्रॉफ़ी सेरेमनी में उठा रहे होते हैं और उस वक्त भी हमारी फीलिंग्स एक डिफरेंट होती है। गिनीज वर्ल्ड बुक में मुझे एजाज़, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा नाम वहाँ पे आए कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी बनाऊँ। अभी पता चला है कि कुछ ये जो है इंडिया का है, इन्होंने बनाई हुई है कोई, तो उसको डिज़ाइंस को हटा के हम एक नई ट्रॉफ़ी बड़ी बनाएंगे और मैं चाह रहा हूँ कि लाहौर के या किसी मोनूमेंट में एज ए किसी चौक में उसको लगाया जाए। कोशिश तो पूरी है कि हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसा कुछ मिले, क्योंकि जो ये एक फील्ड ही ऐसी है, डिफरेंट फील्ड है और इसमें ये एक एजाज़ है कि आपने इतनी ट्रॉफीज़ बनाई है और आपके इतने बड़े बड़े दुनिया के जो लेजेंड्स हैं उनके हाथों में गई हैं। कश्मीर में इंडस हाईवे पर कायम कस्टम चेक पोस्ट पर डाकुओं ने हमला करके कस्टम इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यासीन माची गैंग ने कस्टम इंस्पेक्टर राशिद सुमरो, एहलकार वजीर अहमद और बावर्ची रफीक चाचड़ को अगवा करके ले गए। डाकुओं की जारी करदा वीडियो में मगवी एहलकार हुकूमत से अपील कर रहा है कि डाकुओं के गिरफ्तार रिश्तेदार रिहा किए जाए वरना उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब के बाद का सुहाना दौर सिर्फ 2 माह में ख़त्म हो गया। गैरिफ सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत 47% से कम होकर 43% हो गई है। सर्वे के मुताबिक प्रोजेक्ट 2025 टैरिफ की धमकियों, खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश जैसी ट्रंप की बातों ने अमरीकियों को मायूस किया है। एलॉन मस्क की बेलगाम मुदाखलत और सिग्नल गेट स्कैंडल ने भी तनाज़ात को हवा दी है। पोल्स बताते हैं कि सिर्फ 38% लोग उनकी तिजारती पॉलिसी से मुतमईन हैं, जबकि मईशत और दीगर उमूर पर भी ट्रंप की हिमायत तेजी से कम हो रही है। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप का दूसरा दौर पहले की तरह अफरा तफरी और गैर यकीनी से भरपूर है। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ अमलाक को हड़पने के लिए मोदी हुकूमत का वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। कांग्रेस सरकार की शदीद मुखालफत सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल का मकसद मुसलमानों को पसमानदा और जायदाद हुकूक को गस्ब करना है। बीजेपी और इत्तेहादियों का आइन पर यह हमला मुसलमानों पर हमला है। बिल मुस्तकबिल में दूसरी बिरादरियों को निशाना बनाने की भी मिसाल बनेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सोनल लॉ बोर्ड का आंध्र प्रदेश में बिल के खिलाफ धरना जारी है। ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, लेकिन स्वात के सयाहती मकामात में अब भी सयाहों का रश बरकरार है। तफसील बताएंगे डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात और मुल्का इलाकों में अभी भी सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद भी कि ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, लेकिन मुल्क भर के सयाह जो है वो स्वात के मज़ाफ़ाती और सयाहती इलाकों का मुसलसल रुख कर रहे हैं। स्वात के जितने मज़ाफ़ाती इलाके हैं, चाहे वो मालम जब्बा हो, कालाम हो, गबीन जब्बा हो या फिर मरगुजार हो, सयाह जो है यहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से पहुँचे हैं और इन सयाहों का यही कहना है कि वो इतवार के रोज़ तक स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो सयाह है उन्होंने अपने अपने
छुट्टियों को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया है और सयाह जो है वो स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। यहाँ पर जितने सयाहों से हमारी बात हो गई है तो उनका ये कहना है कि स्वात के मज़ाफ़ाती इलाकों तक जब से सड़कें बहाल हो गई है, सड़कें बेहतरीन हो गई है, तो उसके बाद उनके लिए आसानियाँ पैदा हो गई है कि वो न सिर्फ स्वात के करीबी इलाकों को आसानी के साथ जा सकते हैं बल्कि स्वात के जो बाला इलाके हैं, ख़ासतौर पर कालाम, महोरन झील और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी सयाहों का तांता जो है वो बन गया है।